राधे राधे मित्रों। 1960 के आसपास भारत में नई ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, नई कृषि नीति की शुरुआत हुई और उसके बाद हमें बहुत कुछ बताया गया। शायद हमारे तत्वों को ही बदल दिया गया। हमें बताया गया कि भारत में फूड की स्कर्सिटी आ गई थी, कमी आ गई थी और इसलिए खाद्यान्न को बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई और इस ग्रीन रेवोल्यूशन ने हमारा जीवन ही बदल के रख दिया। क्योंकि इसके बाद हमारे किसान वो प्राकृतिक खेती को छोड़कर अप्राकृतिक खेती की तरफ, आर्टिफिशियल खेती की तरफ, मॉडर्न खेती की तरफ बढ़ते चले गए। फिर किसानों ने कई तरह के विष आधारित खादों का सेवन प्रयोग शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे हमारे खेतों को भी आवश्यकता हो गई, ज़रूरत हो गई, वो जैसे नशेड़ी हो गए। बिना खादों के वो अब फसल उगाने में सक्षम नहीं रहे। फिर ऐसे बीज आए जो हाइब्रिड थे, जो बांझ बीज थे। आज हम ज़्यादातर जो फसलें ले रहे हैं वो बांझ बीजों की नस्लें हैं। इसीलिए हमें हर बार फसल उगाने के लिए बीज के रूप में, बीज रोपने के लिए अलग से सीड्स लेने पड़ते हैं, खरीदने पड़ते हैं। उन्हीं के माध्यम से हम फसल उगा पाते हैं। अन्यथा हमारे यहाँ तो प्रचलन रहा है, किसान अपनी फसल से ही कुछ अच्छे किस्म के बीज सुरक्षित रख लेता था और उन्हीं फसलों से उसकी दोबारा से खेती की शुरुआत हो जाती थी कि उन्हीं को वो बीज के रूप में प्रयोग करता था। अब तो प्रचलन ही समाप्त हो गया। धीरे धीरे तो अब ये हो रहा है कि जो फसलें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, बीज रहित हो जाएं ताकि किसान और फल पालक या सब्जियां उगाने वाले लोग एक तरह से पूरी तरह से आश्रित हो जाएं। तो नई जो मॉडर्न एग्रीकल्चर नीति शुरू हुई, हरित क्रांति की शुरुआत हुई, इसने हमारा जीवन ही बदल के रख दिया। फिर हमें बताया गया कि हमारे खाद्य का तो एक ही आयाम है कि हमें गेहूँ खाना चाहिए, हमें चावल खाना चाहिए। गेहूँ और चावल ही हमारे खाद्य की प्रमुख वस्तुएं बन के रह गई। लेकिन कभी आप गंभीरतापूर्वक सोचो, थोड़ा टाइम मिले, आप कोई अकेले हों तो 15-20 मिनट, आधा घंटा इस पर चिंतन करके देखना, क्या पूरे देश का एक जैसा ही खाद्य वस्तु का, पूरा देश एक तरह के खाद्य खाता है? आप उत्तर भारत में रहते हैं, आपके आहार हो सकता है गेहूँ हो, क्योंकि पंजाब में, हरियाणा में लोग गेहूँ ज़्यादा खाते हैं। लेकिन यदि आप साउथ में चले जाएं, दक्षिण में चले जाएं, नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, तो वहाँ लोग गेहूँ नहीं खाते हैं। गेहूँ की जगह वो चावल का प्रयोग करते हैं और चावल भी उनको अपना चाहिए। आप देहरादून का या जम्मू का चावल आप साउथ को भेज दें, बंगाल को भेज दें, तो उनको वो चावल पचता नहीं है। उस चावल को सेवन करने से उनका पेट फूलने लग जाता है। फिर वो गंभीर बीमारी की शिकायत करने लगते हैं और कई लोगों को तो उसके कारण कई ऑपरेशन भी कराने पड़ते हैं, क्योंकि उनको वो चावल सूट नहीं आता। पर हमारे मॉडर्न किसान नीति ने तो हमें बता दिया कि हमें उगाना क्या है। इसलिए इस भ्रम जाल में फंसकर, इस मोह जाल में फंसकर हम अपनी मूल खेती से वंचित हुए। और यही कारण है कि आज ना तो हम शारीरिक रूप से विकसित हो पा रहे हैं, न मानसिक रूप से हम सही परिणाम दे पा रहे हैं, क्योंकि जो क्षमता हमारे पास है उस क्षमता से निम्न स्तर पर आ गए। बीमारियां तो हमारे पीछे ऐसे लगी जैसे कि बाढ़ का पानी। जैसे बाढ़ का पानी हमारा पीछा करता है, हम उससे बचने के लिए यहाँ तक भागते फिरते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। ठीक इसी तरह जो रोग हैं, एक के बाद एक नाना रोग हमारे पीछे लग गए। एक रोग को ठीक करने का प्रयास होता है, दूसरा लग जाता है, या फिर प्रयास भी भ्रम जाल है, क्योंकि मूल तो कुछ ही रोग है। जैसे रंग होते हैं ना, मूल तो 3 ही रंग हैं। उन 3 रंगों के संयोग से ही नाना प्रकार के रंग हम बना लेते हैं। आज हमारे पास करीब 1800 तरह के रंग की सीड्स हैं, रंग की रंग है हमारे पास, लेकिन मूल 3 रंग हैं। उन 3 रंगों के विशेष कम्बिनेशन से, विशेष मिश्रण से हम तरह तरह के रंग बना लेते हैं। ठीक इसी तरह हमारे जो मूल रोग हैं वो कुछ ही हैं। मेरी दृष्टि में तो 5 या 6 रोग हैं जो मूल रोग हैं। पहला रोग है कि यदि हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाए, पाचन सही ना हो। पाचन सही रहना बहुत आवश्यक है। पाचन सही नहीं रहेगा तो रोग की पहली शुरुआत है कि पाचन सही नहीं तो भोजन नहीं पचा पाओगे, भोजन के जो तत्व हैं आपके शरीर में ग्रहण नहीं हो पाएंगे। और यदि भोजन का पाचन सही है तो आप कैसा भी आहार ले रहे हैं
उसी आहार से आपके शरीर को हर तरह के पोषक तत्व मिल जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि मनुष्य को अपने आहार के रूप में विशेष प्रोटीन की आवश्यकता है, विशेष फैट की आवश्यकता है, विशेष कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है। लेकिन हमारे संसार में कितने तरह के प्राणी हैं, वो एक ही तरह का भोजन करते हैं। कभी आपने गाय बैल भैंस को प्रोटीन के रूप में नॉनवेज खाते देखा है, अंडे का सेवन करते देखा है, या मीट आदि का सेवन करते रहे? वो विशुद्ध शाकाहारी हैं, वो घास पात पर चलने वाले हैं। और विशेष जो हरा चारा भी हम तैयार करते हैं, उनको विशेष आहार की ज़रूरत नहीं है। उन्हें स्वच्छंद छोड़ दो, अपने हिसाब से जो दूब घास मिल जाए, जो खरपतवार मिल जाए, जो वनस्पति मिल जाए, वही उनका आहार है। और उसी आहार से वो स्वस्थ भी रहते हैं, निरोगी भी रहते हैं और दीर्घजीवी भी रहते हैं। तो ये सिद्धांत तो हमने गढ़ा है, हमने बताया कि यदि मनुष्य को क्या देना चाहिए प्रोटीन के रूप में। मैं भी इस भ्रम में था पहले, मुझे भी बताया गया था कि हमारा विशेष आहार क्या हो सकता है, प्रोटीन कहाँ से ले सकते हैं। धीरे धीरे इस भ्रम से हम निकल गए। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि हमारे यहाँ जो भुखमरी की फूड खाने की कमी की जो कल्पना की गई, वो भ्रम जाल था, वो हमें भ्रमित करने का था। उसी से प्रेरित होकर हमारे किसानों ने इसे भूल कर दी। वैसे इसमें किसानों की गलती नहीं है, सरकार उनको बाध्य करेगी, जानकारी देगी तो वही ज्ञान बन जाता है। तो वही ज्ञान बन गया, उन्होंने अपनी मूल खेती को छोड़ दिया। और जब से मूल खेती को छोड़ गया तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया। अन्यथा हमारे यहाँ ना तो भूखमरी मर सकती है, ना कभी खाने पीने की चीज़ की कमी आ सकती है, क्योंकि हम किसी एक चीज़ पर निर्भर ही नहीं है। मौसम के अनुसार हमारे खाद्य नीति बदलती है। सर्दी की शुरुआत होती है तो कहीं मक्का का सेवन शुरू हो जाता है, कहीं बाजरे का सेवन शुरू हो जाता है, कहीं तिल का प्रयोग शुरू हो जाता है। जैसे ही नए संवत्सर की शुरुआत होती है, उसके 1-1.5 महीने के बाद नई फसल आ जाती है। तो जो नई फसल होती है, क्योंकि गेहूं का प्रयोग हम आज से नहीं करें, ये प्रयोग भी हजारों सालों से हुआ है। और हमारे 3-4 जो खाद्य हैं वो तो हमारे मूल हैं। इससे पहला है, इसको रागी बोलते हैं, इसको मिलेट्स बोलते हैं, इसको मंडुआ बोलते हैं, इसको कोदो बोलते हैं। यदि आप मध्य भारत में MP से हैं तो आप कोदो के नाम से जानते हैं। लेकिन इस कोदो का गुरु ग्रंथ साहब में भी उल्लेख है। गुरु ग्रंथ साहब गुरु नानक देव जी की वाणी और दूसरे संतों की वाणी है, उसमें भी कोदो का उल्लेख है। और इससे सीधा सीधा होता है कि आज से 350-400 साल पहले पंजाब में भी कोदो की फसल होती थी। यही कोदो हिमाचल में पहुँचते पहुँचते वहाँ मंडुआ बन जाता है, उत्तराखंड में मंडुआ बन जाता है। और यही कोदो या मिलेट्स दक्षिण भारत पहुँचते पहुँचते कर्नाटक और तमिलनाडु पहुँचते पहुँचते ये रागी बन जाता है। तो ये भी हमारा मूल है। राजस्थान में गर्मियों के अंदर भी लोग बाजरा सेवन करते हैं। उस बाजरा से वो कुछ नहीं होता। हमें बताया जाता है कि बाजरा खाने से पेट में अल्सर हो जाते हैं, कब्ज हो जाती है, गर्मियों में खाने से इससे गर्मी हो जाती है। लेकिन राजस्थान में तो उसको पूरी साल ही खाते हैं, लगभग 8 महीने उसका सेवन करते रहे। लेकिन उन्होंने विशेष पद्धति को डेवलप कर लिया। ये पद्धति, ये सेवन प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान में भोजन खाने की एक विशेष प्रक्रिया है। दोपहर का जब वो खाना खाते हैं तो आप यदि किसी की खुराक 4 रोटी है तो 2 रोटी तो वो सब्जी से खाएंगे, दाल से खाएंगे, 2 रोटी को वो छाछ में भिगो देंगे। छाछ दही से बनती है तो उसमें भिगो देंगे, कुछ समय वो भिगो रहेगी, फिर उसका सेवन करेंगे, उसके ऊपर छाछ का सेवन करेंगे। रात्रि का भोजन करेंगे तो थोड़ी प्रक्रिया बदल देते हैं। वहाँ भी ऐसा है कि यदि वो 4 रोटी खाते हैं, 2 रोटी तो सब्जी से खाएंगे, चटनी से खाएंगे, साग से खाएंगे, दाल से खाएंगे। 2 रोटी वो दूध में टुकड़े टुकड़े डाल के कर छोड़ देंगे, उसको थोड़े देर डले रहने देंगे, फिर उस पहले रोटियों को खा लेंगे, टुकड़ों को खा लेंगे, फिर उसको दूध पी लेंगे। और इस प्रक्रिया से खाने से ना तो कोई अल्सर होता है, ना उनको अपच की शिकायत होती है, ना कोई किसी तरह कॉन्स्टिपेशन होता है, ना कभी उनको कुपोषण की शिकायत शुरू होती है। फिर कोई दूसरे रोग तो होती ही नहीं। तो मैंने कहा कि मूल रोग वही है कि पाचन सही से पके, पाचन सही से हो, पहला रोग। दूसरा मल अपने समय से साफ हो। मल साफ नहीं होगा तो कई तरह के टॉक्सिन्स, कई तरह के विषाक्त रसायन हमारे शरीर में संचित होते चले जाएंगे, फिर वो बीमारियों को शुरुआत करेंगे।
और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है कि हम सही से श्रम करें, निष्क्रियता ना आए, नींद सही आए। नींद सही आएगी, नींद में यदि डिस्टर्बेंस नहीं है तो फिर बीमार पड़ जाएंगे। और यही 3 चीज़ें पशु जगत आज भी करता है। यदि पशु जगत का पाचन तंत्र बिगड़ता है तो वो पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का तत्काल प्रयास करता है, वो खाना छोड़ देता है। फिर वो उसको पाचन तंत्र को सुधारने की कुछ विशेष प्रयास करता है या फिर उल्टी करने लग जाता है। यदि ऐसा खा लिया जाए कि जो पचता ना हो तो प्रशुद्धिकरण का प्रयास करता है। दूसरा, यदि शौच का प्रक्रिया में गड़बड़ है तो शौच सही हो, पेट साफ हो। पेट साफ है तो सब बीमारी निकल जाती है, कोई बीमारी होती नहीं। यही 3 मूल बीमारियां हैं। यदि इन 3 मूल बीमारियों को आपने नियंत्रण कर लिया तो आप निरोगी हैं। और पुराने समय में तो एक डॉक्टर वैद्य के पास आप जाते थे तो सबसे पहले वो यही पूछता था कि उनका स्वाद कैसा है, भूख लगती है कि नहीं लगती, पेट साफ होता है कि नहीं था। आज इन 3 सिद्धांतों को हमने छोड़ दिया। अब डॉक्टर या वैद्य तो खत्म ही हो गए। डॉक्टर तो आज 3 चीज़ों की बात ही नहीं करते हैं। यदि किसी आदमी को 1 हफ्ता शौच ना आए तो कोई परेशानी नहीं, वो कई दवाई देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, आ जाएगी। आप ये दवा खाओ, आप अपने बीपी पे देखो, आप हृदय की धड़कन को देखो, आप बुखार को देखो, आप दूसरी चीज़ों को देखो, लेकिन उसको मत देखो। तो मूल बीमारी यही है।